मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है और उन्होंने सिलीगुड़ी में एक विशाल सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने मंच से चेतावनी देते हुए कहा है कि टीएमसी वाले ध्यान से सुन ले, 4 मई के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी और नई सरकार बनने के बाद पिछले 15 वर्षों के हर पल का हिसाब देना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें जनता के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। भाजपा का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन बंगाल में भाजपा का फॉर्मूला होगा सबका साथ सबका विकास और टीएमसी के लुटेरों का पूरा हिसाब। एंटी ट्राइबल पार्टी है, टीएमसी एंटी चाय बागान पार्टी है, टीएमसी महिला और युवा विरोधी पार्टी है। इसलिए बंगाल में इस बार हर तरफ गूंज रहा है, आत्मविश्वास के साथ गूंज रहा है, हर कोई बोल रहा है, एक बार बदल होबे, एक बार साथियों, टीएमसी तो अपने 15 साल का अपने काम का हिसाब नहीं दे रही है, क्योंकि काम नहीं काले कारनामे किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी ने काम नहीं केवल काले कारनामे किए हैं। टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल की संरचना को पीछे रखा हुआ है। टीएमसी सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6000 करोड़ का बजट दिया है और अपने खास वोट बैंकरों के लिए भी तुष्टीकरण करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे। उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी दलों और टीएमसी पर कड़े प्रहार भी किए। सोनामुखी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तृणमूल के शासन में यहां बहुत तांडव हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि गरीबों के हक का पैसा कटमनी में टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि कानून और व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। बंगाल की धरती पर गौकशी की छूट नहीं देनी चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को राष्ट्रगान दिया था, जन गण मन, ये इसी बंगाल की धरती ने दिया है। ये बंगाल की धरती है जिसने वंदे मातरम का गीत पूरे भारत को दिया था, जो भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया। और यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में समारोह हो रहे हैं। संसद में विशेष सत्र चला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पूरे भारतवासियों ने नमन किया। मशहूर गायिका आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। करीब 7 दशक तक सिनेमाई दुनिया में अपनी सुरीली आवाज का जादू चलाने वाली गायिका को कल शनिवार को तबियत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में उनका उपचार चल रहा था। दुनिया भर के फैंस दुआएं कर रहे थे, मगर आज गायिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने इस खबर की पुष्टि की है। बेटे ने बताया है कि मेरी माताजी का आज निधन हो गया। लोग कल सुबह 11 बजे लोअर परेल के कासा ग्रांडे में उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। आशा भोसले के निधन पर देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह सहित तमाम नेताओं ने भी आशा भोसले के निधन पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका जाना उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। भगवान उनके परिवार को ये दुख सहन करने की हिम्मत दे। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वो भारत के रत्नों में से एक थी। अपने गानों से उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीखी बयानबाजी देखने को मिली है। अखिलेश के बयान पर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कड़ा ऐतराज जताते हुए जमकर हमला बोला।
अनिल राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि जनता को गुमराह करने की कोशिश भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी हमेशा से जाति और तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और अब जब प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तो विपक्ष के पास कोई भी ठोस मुद्दा नहीं बचा है और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अनिल राजभर ने कहा कि अखिलेश यूपी से भी मुगलों की प्रशंसा करना नहीं चूके। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के बाहर गए तो वहां भी मुगलों की प्रशंसा करने से नहीं चूके। उत्तर प्रदेश की प्रशंसा उनसे हो नहीं सकती और वहां भी मुगलों की प्रशंसा। राजपूताना गौरव, राजपूताना इतिहास उनको नहीं याद आया कि कैसे देश की माटी को, देश की संस्कृति को, देश की परंपराओं को बचाने के लिए राजस्थान की माटी में पैदा हुआ राजपूत किस तरह से संघर्ष किया। यह नहीं दिखाई दिया उनको। दिखाई कौन दे रहे हैं? मुगल दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों ने भी सुना कि पिंक हार्मनी का प्रतीक है पिंक रंग। अगर उनको ये याद, मेरा दावा है उनको अगर ये याद रहता कि भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है कमल का, उसमें भी पिंक रंग है, इसीलिए तो हमने उसको अंगीकार किया है। वहीं खबर आगरा से जहां पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक यूपी में सपा का और देश में कांग्रेस का नंबर नहीं है। उन्होंने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव सत्ता वियोग में बेचैन है। यूपी की जनता उनकी सैफई विदाई की तैयारी कर रही है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी की जनता अखिलेश यादव के सैफई विदाई की तैयारी कर रही है। 2027 नहीं 2047 तक उनके आने का नंबर नहीं है। उनकी बौखलाहट है, इसीलिए सरकार पर बेवजह के आरोप लगाते हैं। पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा तो यूपी में कितनी देर लगेगी? कमल खिल रहा है। अखिलेश यादव जी सत्ता वियोग में बेचैन है। उनकी सैफई विदाई की तैयारी कर रही यूपी की जनता। 2027 नहीं 2047 तक उनका आने का नंबर नहीं है। इसे बौखलाहट है, इसे इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। 2047 तक सपा की उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस की देश में आने की कोई संभावना नहीं। 6 महीने में यूसीसी 1 करोड़ रोजगार और 3000 रुपया महिलाओं को देने का संकल्प पत्र जो वादा किया है भाजपा ने वो पूरा किया। ने लालच बताया। ममता दीदी जा रही, 4 मई ममता दीदी गई। हेमंत जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग खुशी है उनको और हम लोगों को भी खुशी है। अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का लोकार्पण 14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। एक्सप्रेस वे यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड और एनसीआर के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस सफर में गाड़ी का प्रकार ये तय करेगा कि आप कितनी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे राज्य को कई बड़ी उपलब्धियां मिली हैं। देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए समय बहुत कम होने वाला है। वो बहुत जल्द दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को जनता को समर्पित करने वाले हैं। उद्घाटन के बाद दिल्ली से देहरादून जाने का समय करीब 2 से ढाई घंटे होने वाला है और इससे यहाँ के आम नागरिकों, व्यापारियों को बहुत आसानी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर उत्तराखंड के लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं। हमारे राज्य को अनेक उपलब्धियां मिली हैं। जितनी बार आए हैं उतनी बार हमको उपलब्धियां मिली हैं, उतनी बार हमको कुछ न कुछ राज्य को प्राप्त हुआ है। राज्यवासियों को उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस बार बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए समय बहुत कम होने वाला है। एक्सप्रेस वे देहरादून दिल्ली, दिल्ली देहरादून, उसको जनता को समर्पित करने वाले हैं। उसका लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है और उस सड़क के एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने का समय 2 से ढाई घंटे का होने वाला है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
मध्य प्रदेश के रायसेन में दशहरा मैदान में 11 से 13 अप्रैल 2026 तक उन्नत कृषि महोत्सव 2026 आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। बताना चाहेंगे कि उन्नत कृषि उत्सव 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की है और कृषि महोत्सव के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यहाँ अलग अलग विषयों पर सत्र चल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का कृषि रोड मैप बनाया और उसे आज जारी किया जाएगा और उस हिसाब से इस क्षेत्र की कृषि की कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महोत्सव को लेकर किसानों में काफी उत्साह है और ये सीखने की पाठशाला है। विकसित कृषि संकल्प, ये हमारे विकसित जो हमारा कृषि के लिए जो कृषि मेले का यहाँ आयोजन किया गया, उन्नत कृषि उत्सव आज दूसरे दिन में है। अभी अलग अलग आपने हाल में देखे अलग अलग विषयों पर सत्र चल रहे हैं। कहीं फसल बीमा योजना पे चल रहा है, तो कहीं एफपीओ पे चल रहा है, तो कहीं बागवानी पे चल रहा है। आज 1 बजे के बाद लगभग 1 बजे मुख्य हाल में जो इस क्षेत्र का कृषि रोड मैप बनाया है वैज्ञानिकों ने, उस कृषि रोड मैप को जारी किया जाएगा और उसके हिसाब से इस क्षेत्र की कृषि की कार्य योजना बनाई जाएगी। चारों तरफ आप देख रहे हैं उत्साह है किसानों में। ये कोई सभा या रैली नहीं है, सीखने की पाठशाला है। तो यहाँ सत्रों में भी सीख रहे हैं और बाहर जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है उनमें जाके भी देख रहे हैं लोग अलग अलग चीज़ों को, चाहे वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल हो वो यहाँ बना हुआ है। बात तमिलनाडु चुनाव की, जहां पर 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उससे पहले बीजेपी प्रचार में पूरा दम लगा रही है। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के सत्तूर में नितिन नवीन इस वक्त रोड शो करते नजर आए और एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील भी की। नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से तैयार है और यहाँ मिलकर चुनाव लड़ रही है। देश की सबसे भ्रष्ट डीएमके सरकार को ये एनडीए गठबंधन जरूर उखाड़ फेंकेगा। नैनार यहाँ जरूर बड़े अंतर से जीतेंगे। और इसके अलावा सीएम के स्टालिन के तमिलनाडु बनाम दिल्ली चुनाव वाले कमेंट पर कहा कि ये भ्रष्टाचार बनाम गुड गवर्नेंस का चुनाव है। डीएमके भ्रष्टाचार के साथ है और एनडीए गुड गवर्नेंस के साथ है। सरकार को, देश की सबसे करप्ट गवर्नमेंट को एनडीए की एक कंबाइंड अलायंस पूरी तरह से उखाड़ फेंकेगी और अपने नारायण निश्चित रूप से बड़े जीत से यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। एमके स्टालिन ने कहा है कि यह चुनाव तमिलनाडु वर्सेज नई दिल्ली का चुनाव एक तरह से ये पूरी तरह से करप्शन वर्सेज सुशासन का चुनाव है। करप्शन के साथ डीएमके खड़ी है और एनडीए सुशासन एंड गुड गवर्नेंस के लिए खड़ा है। नारी शक्ति अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री ने सभी पार्टी प्रमुखों को पत्र लिखा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से महिलाओं को अधिकार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है और जिस प्रकार से यहाँ के लोग खेलना चाहते हैं, मैं तो पूछता हूँ कि महिला विरोधी राजनीति करके कैसे जगह पर आधी आबादी के खिलाफ आज डीएमके, स्टालिन और पूरी यूपीए सरकार, यूपीए के अलायंस पार्टनर खड़े हैं। खबर मिर्जापुर से, जहां पर कटरा कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ता राजीव सिंह के गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात करीब 10:30 बजे पीएससी गेट के पास पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे कि वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजक कौशिक ने तत्काल कई पुलिस टीमों का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। वहीं पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद देर रात मुठभेड़ में मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है, तो वही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सतर्क कर दी गई है। उस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध आया और ये व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने इसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान जो पीएससी के आगे की रोड है, वहाँ पर इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हेतु आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी, जिसमें इस व्यक्ति के दोनों पैरों में गोली लगी है और इसका जो चिन्हीकरण हुआ वो उसी नामजद अभियुक्त के रूप में हुआ, जिसका नाम राजेंद्र सोनकर पुत्र स्वर्गीय शोभा सोनकर है और ये थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत अभियुक्त 97/26 में वांछित चल रहा था। इसके पास से जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी, जिससे घटना कारित करने आया था,
वहीं खबर सीतापुर से, जहां पर जनपद के तुरनी गांव में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे पिता और उनके 3 वर्षीय मासूम बेटे को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले घर के बिजली का केबल काट दिया, जिससे कि पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। इसके बाद रात करीब 3 बजे घर में घुसकर फायरिंग की गई, जिसमें पिता और पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज से पूरे गांव में दहशत फैल गई। आनंद फानंद में परिजनों और ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोरी लाल है, सनात श्याम लाल, और मेरे भाई का नाम सुनील कुमार है। उनके संग छोटा बच्चा है 3 साल का, उनकी उम्र 35 साल है। थाना सदरपुर हमने को चाचा रहा, उनके रात में 3 बजे जब गोली लगी तो ले जा करके चौकी पर पुलिस वालों को सूचना दिया। पुलिस वालों ने कहा कि इनका लोकपति को दिखाओ, दिखाया, मलहम पट्टी कराया, फिर पुलिस वालों ने बिठाया, फिर लेकर के चले गए थाना सदरपुर के इंचार्ज साहब के साथ। घर के बरामदे में सो रहे एक व्यक्ति व उसके बच्चे पर किसी ने बिना घर में घुसे हुए खिड़की से एक फायर किया, जिससे सुनील कुमार मौर्य उम्र लगभग 35 वर्ष के गाल व हथेली पर चोट के निशान है। वह उसके पुत्र अभय उम्र लगभग 3 वर्ष, उसके घुटने के नीचे पैर पर चोट के निशान है। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया गया। दोनों बिल्कुल ठीक हैं। घटना के हर एंगल की जांच, हर एंगल पर जांच की जा रही है तथा सूचना देने वाले व गांव वालों से पूछताछ कर शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। मथुरा में हुए नाव हादसे के बाद अयोध्या में संतों ने जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर साकेत भवन के पीठाधीश्वर सीताराम दास महाराज ने बताया कि हम जल पुलिस के सहयोग से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यात्रियों को नौका विहार या स्नान करते समय सभी निर्देशों का पालन करना है। इसके आगे संत ने कहा कि नौका विहार करते समय लाइफ जैकेट अनिवार्य है। नाविकों को भी निर्देश दिया गया कि 8 सवारी से ज्यादा नहीं बैठाएं। नाविकों को भी निर्देशित जारी किया जा रहा है कि आपके नाव में एक रस्सा होना है, एक लाइफ रिंग होना है, एक लाइफ किट होना है। बिना आप लाइफ जैकेट के किसी भी यात्री को जो है वोटिंग नहीं कराएंगे। जितना बैठाने का निर्देशित जारी किया गया है कि 8 सवारी से अधिक नहीं बैठाएंगे। किसी प्रकार के अप्रिय दुर्घटना न घटे, इसको लेकर के अयोध्या जल पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा में तत्पर है। आप उनकी सुरक्षा, उनके निर्देश का पालन करें। उनके बताए गए गाइडलाइंस की जो है आप लोग को पालन करना है। नाविकों को भी, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी जो है यह निर्देशित जारी किया जा रहा है। किसी प्रकार के अगर यात्री अगर बैरिकेडिंग के पार जाते हैं, आप उन्हें रोकें या जल पुलिस को जो है सूचना दें। जल पुलिस आपके सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर तैयार है। आपको अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा भी करना आपकी अपनी नैतिकता है, अपनी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को जो है पालन करें। किसी प्रकार के जो है नियम का उल्लंघन न करें, जिससे अप्रिय दुर्घटना न घटे।